नमस्कार। साहित्य सफर की आज की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मजरूह सुल्तानपुरी के इस शेर के साथ मैं आज के हमारे मेहमान साहित्य सेवी का स्वागत करना चाहूंगी। मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। कुछ ऐसे ही हमारे आज के मेहमान साहित्य सेवी शब्दाक्षर साहित्य संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि प्रताप सिंह जी हैं, जो कि शब्दाक्षर के लिए इतने समर्पित हैं कि उन पर दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां पूर्णतः सिद्ध होती हैं। जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ, जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। ऐसे ही हैं हमारे आज के साहित्य प्रेमी, साहित्य को पूर्ण समर्पित व्यक्तित्व श्री रवि प्रताप सिंह जी। अजय टाइम्स में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी से हम पूछना चाहेंगे कि आज जो हमारे कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं शब्दाक्षर से संबंधित, कि शब्दाक्षर की परिकल्पना और आपका साहित्य के प्रति समर्पण, जो कि आज शब्दाक्षर हमारी देश विदेश सभी में जानी जाती है। आपकी साहित्यिक यात्रा के विभिन्न पड़ाव से आज हमारे साथ जो दर्शक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, आपकी उस साहित्यिक यात्रा के विभिन्न पड़ावों से परिचित होकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेंगे। मेरा आज का पहला प्रश्न है कि आपका जुड़ाव साहित्य से किस उम्र में हुआ? फिर आपको नमस्कार प्रणाम निवेदित करता हूं वंदिता जी, और अजय श्री फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को एवं सदस्यों को मैं प्रणाम करते हुए उन्हें सतत साहित्यरत रहने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जैसा कि आपने संतोष संप्रीति जी का हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। आपका स्वागत है संतोष संप्रीति जी। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि मेरा साहित्यिक जुड़ाव कब से हुआ जी, तो मैं भी देख पा रहा हूं संतोष संप्रीति जी हमारे शब्दाक्षर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय उप सचिव शब्दाक्षर के सागर शर्मा आजादी परिलक्षित हैं स्क्रीन पर। तो मैं आपसे जुड़ते हुए ये कहना चाहूंगा कि जिस समय मैं वाराणसी यूपी कॉलेज का कक्षा 7 का विद्यार्थी था, उस समय से मैं इस साहित्य क्षेत्र में मेरा स्वयं का पदार्पण हुआ। और मुझे याद है कि मेरे यूपी कॉलेज के खेल के मैदान में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, संभवतः वो होगा, और वहां पर एक पैवेलियन टाइप की एक सीढ़ियां बनी थी चारों तरफ। बच्चे वहां से बैठ के मैच का आनंद लेते थे, खेल का। और दिन में वो सुना साना रहता था, तो कभी कभी कोई पीरियड खाली होने से मैं वहीं चला जाया करता था। और वहीं मैंने अपनी 4 पंक्तियां जो लिखी थी वो मुझे आज भी याद हैं। और जिस समय मैं वहां जाया करता था तो मुझे ये मन में आया करता था कि लोग लिखते हैं तो मैं भी लिखूं, और ये भाव मेरे अंदर जागृत होते थे। तो मैं कुछ लिखता रहता था। तो मुझे 4 पंक्तियां अपने जीवन की वो पहली याद हैं। मैंने लिखा था, उस उम्र में भी कुछ उम्र से बड़ी सोच का चिंतन रहा होगा शायद, तो कुछ इस तरह से मैंने रोमानियत की पंक्तियां लिखी थी। वो 4 पंक्तियां इस तरह से हैं, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। स्वागत।
कि जिधर देखता हूं मेरी जाने तमन्ना तुझे, जिधर देखता हूं मेरी जाने तमन्ना तुझे, उधर तू ही तू दिखाई देती है। जिधर देखता हूं मेरी जाने तमन्ना तुझे, उधर तू ही तू दिखाई देती है। और जिधर तू नहीं है, क्या उधर रुसवाई है। और तू जिधर नहीं है, क्या उधर रुसवाई है। हाँ, करता हूं मोहब्बत तुझसे, तू न समझे तो तेरी बेवफाई। क्या बात करता है, हूं बहुत मोहब्बत सुंदर। तुझसे, तू न समझे तो तेरी बेवफाई है। ये कक्षा 7 का विद्यार्थी ये पंक्तियां लिख रहा है। तो जिस समय में वंदिता जी बच्चे हमारे साथ के जी रामलीला देखने जाते थे, नौटंकी बिल्कुल। हुआ करती थी उस समय जो है वहाँ इलाकों में। तो इस तरह जी से लोग बच्चे जाया करते थे। उस समय में मैं जी, कवि सम्मेलन और मुशायरे सुनने जाया करता था बचपन में। क्या बात है। तो पता नहीं क्यों नैसर्गिक रूप से संभवतः मेरे अंदर ये गुण आए, क्योंकि जी अ, मेरी माँ अच्छी कवयित्री थी। जी हालांकि जैसे पहले की आम गृहणियों में प्रचलन था, उनकी प्रतिभा घर तक ही सिमट के रहती थी, घर के जी बाहर नहीं जा पाती थी। तो जी माँ भी हमारी, उनकी भी कविताई घर तक ही रह गई। जी, लेकिन मैं उनकी कविताई को पढ़ सुन के क्या, पला बढ़ा। मेरे बहुत सुंदर। पिताजी भी मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे शायरी पसंद व्यक्ति थे। जी वो खुद तो नहीं लिखते थे लेकिन जी उनको सैकड़ों अच्छे शायरों की जी रचनाएं, शेर, शायरी, गजल, नज्म याद रहती थी। जी, के तो दुबे जी का हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। जी इस तरह से जी अ, नैसर्गिक रूप से मेरा रुझान और मुझे एक माहौल मिला बचपन से साहित्य का। शायद इसी जी वजह से मेरा मेरा लगाव साहित्य के प्रति बचपन से ही बढ़ता चला गया। और मैं जी अपने पहले प्रश्न को यहीं आपको जवाब देते हुए समापन करता हूं कि कक्षा जी 7 की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया। जी धन्यवाद। जी। सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपके लिए यह है कि जिस तरह से आपने इतनी कम उम्र में साहित्य का प्रेम, जो कि 7th क्लास में तो एक बच्चा जो है शायद इतनी दूर तक सोच भी नहीं पाता, और आपने इस स्तर की पंक्तियां रची थी। इसी प्रकार ये साहित्य संस्था की स्थापना करने का आपके मन में विचार कैसे आया? जी धन्यवाद। अंजू छारिया जी हमारे पश्चिम बंगाल की साहित्य मंत्री परिलक्षित हो रही हैं, उनका स्वागत जी करता हूं। के दुबे जी हमारे पश्चिम बंगाल के शब्दाक्षर के सचिव उपस्थित हैं। जी मिर्जापुर से अजय आर्य हमारे जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं, मैं देख पा रहा हूं। जिनको जिनको जी स्क्रीन पर दिया जा रहा है उनको उनको मैं देख पा रहा हूं, उनको धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूं। जी तो आपके प्रश्न पर आता हूं वंदिता जी जी सर। कि शब्दाक्षर की स्थापना का विचार कैसे आया। जी तो ऐसा है कि मुझे बहुत सी संस्थाओं में काम जी करने का अवसर मिला। जी लोगों ने मुझे जोड़ा। जी मैं एक अपने बंगाल की ही साहित्यिक संस्था का जी सचिव भी हूं। तो जी बहुत सी संस्थाओं में काम करते करते मुझे ये लगा जी कि जिन बातों को मैं चाहता हूं कि जी साहित्य में ऐसा होना चाहिए, जी उन बातों को मैं पा नहीं रहा हूं हर जगह। जी कुछ करने की दूसरी जगह एक बाध्यता मैं महसूस करता हूं, एक बंधन रहता है जी कि मुझे दूसरों की बनी नीतियों पर ही कार्य करना होता है। जी तो क्यों ना मैं अपने विचारों को साहित्यिक विस्तार देने के लिए
जी स्वयं एक संस्था का की नींव रखूं जी और अपने विचारों को प्रतिपादित करूं, जी विस्तारित करूं। और ये सोचकर जी मैंने शब्दाक्षर की स्थापना की। जी 2010 में जी सबसे पहले इसकी नींव रखी गई और हमारे यहाँ कलकत्ता में एक बंगला एकेडमी का एक क्षेत्र है रविंद्र जी सदन में, वहां के एक सभागार में हमारा एक जी पहला बड़ा कार्यक्रम इसको लेकर कहा जाए कि लोकार्पित करने के लिए वो कार्यक्रम हुआ। जी और उस कार्यक्रम में हमारे बंगाल के बड़े बड़े मनीषी आमंत्रित थे, बड़ी संख्या जी में लोगों ने सहभागिता की। और जी उस कार्यक्रम के बाद हमारा कारवां बंगाल भर में एक जगह से दूसरे जगह जाता रहा। जी हमारा मुख्यालय कोलकाता होते हुए भी हम बंगाल के सभी जिलों में हमने अपने अपने लोग ढूंढे और वहां पर उनके माध्यम से जी सभी गोष्ठियां होने लगी। जी उसके बाद किसी की पुस्तक आई तो उसके लोकार्पण शब्दाक्षर के मंच से होने लगे। जी हमारे जन्म तिथियां हमारे महापुरुषों की, विद्वानों की, जी लेखक कवियों की, जी उनके जन्म तिथियों पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम होने लगे। जी इस तरह से हम लोगों ने अपनी गतिविधियां 2010 से यहां जारी रखी और अखबारों में उनकी चर्चा होती थी। हमारे बंगाल में एक जाना पहचाना नाम शब्दाक्षर बन चुका था। उसके बाद अभी ये लॉकडाउन का जब समय आया पिछले वर्ष, तो सारी जमीनी गतिविधियां चूंकि बंद हो गई थी, जी सोशल मीडिया ही एक माध्यम रह गया था अपनी अपने क्रियाकलाप का। तो जी सारी संस्थाएं चूंकि सोशल मीडिया पर ही आ गई थी, तो जी शब्दाक्षर को भी सोशल मीडिया पर आना पड़ा। जी और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि इससे जैसे करंट बिजली प्रवाहित होती है किसी तार में या जल में, वैसे ही जी आपके विचार, आपकी रचनाएं, आपकी बातें एक साथ बिल्कुल करंट की तरह आगे जाते हैं। जी हमें प्रीति सोशल त्रिपाठी मीडिया का जी जी हमें सोशल मीडिया का साथ मिला जी और हमने और संस्थाओं की तरह से अपना विस्तार किया और जी आज 25 राज्यों में शब्दाक्षर कार्यरत है जी और तकरीबन 250 से अधिक हमारे देश भर में जिला अध्यक्ष हैं जो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। अभी बीच में लॉकडाउन के बाद कोरोना का प्रकोप कुछ हल्का हुआ था, जी तो उस समय जमीनी गतिविधियां होने लगी थी। जी तो उस संदर्भ में हमारी संस्था से जमीनी कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गए थे देश भर में। जी और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजीव खरे जी ने कई कार्यक्रम, बड़े आयोजन किए शब्दाक्षर के बैनर से। उन्होंने पन्ना में एक बड़ा कवि सम्मेलन किया, भोपाल में एक बड़ा कवि सम्मेलन किया जिसकी अध्यक्षता चौधरी मदन मोहन समर जी ने, भोपाल के सबसे बड़े वीर रस के कवि, वो भी हमारे संस्था में है, उनकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम हुआ। और इस तरह से वहां जबलपुर में हुआ, बहुत सी जगहों पर मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हुए। उसके बाद तमिलनाडु में
जी चंगलपट्टू में एक बड़ा आयोजन हुआ जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी के निर्देशन में। इस तरह से एक एक करके क्या गिनाऊं, ये आप जान लीजिए कि वहां पर गतिविधियां हमारी शब्दाक्षर की लगातार जारी हो चुकी थी और लगातार हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्य कि फिर से कोरोना ने आक्रमण कर दिया, हमारे जमीनी कार्यक्रम रुक गए और हम फिर सोशल मीडिया पर ही जी बोलिए। हमारे साथ जुड़े हैं प्रीति त्रिपाठी जी, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आपको आपका स्वागत है प्रीति त्रिपाठी जी। सागर शर्मा जी और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको अभिनंदन करती हूँ। मेरा आपके लिए तीसरा प्रश्न है रवि प्रताप सिंह जी, कि संस्था का नामकरण शब्दाक्षर ही क्यों? इसके पीछे क्या परिकल्पना थी आपकी कि शब्दाक्षर ही रखना है नाम? जी धन्यवाद, अच्छा प्रश्न किया आपने। स्क्रीन पर देख रहा हूं हमारे शब्दाक्षर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रधान समीक्षक श्री सत्येंद्र सिंह सत्य जी पधारे हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरा भी प्रणाम निवेदित है सर। हमारे दिल्ली सेंट्रल की जिला अध्यक्षा प्रीति त्रिपाठी जी दिखाई दे रही हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। जी मेरा प्रणाम निवेदित। तो वंदना जी, ऐसा हुआ कि हमारी एक कवित्री मित्र है जो कि कलकत्ता आकाशवाणी में जी वो कार्यरत थी और कलकत्ता आकाशवाणी के साथ साथ वो एक केंद्रीय गले में कुछ खराब से क्षमा कीजिएगा तो वो यहाँ एक केंद्रीय विभाग में भी राजभाषा विभाग में अधिकारी थी और वो पार्ट टाइम अपनी सेवाएं, उनको शौक था, इसलिए वो आकाशवाणी में भी उद्घोषिका के रूप में कार्य करती थी। जी मेरी अच्छी मित्र थी, अभी वो दिल्ली चली गई हैं ट्रांसफर होके। तो उनके साथ हमारी गोष्ठियां हुआ करती थी और उस समय शब्दाक्षर का जन्म नहीं हुआ था। वैसे ही हम लोग आपस में मिलके कहीं पर दोस्तों को बुला के बैठ जाते थे और सुनना सुनाना होता था। तो हमने उन्होंने मिलके ये सोचा कि हम लोग कार्यक्रम करते हैं, अखबारों में न्यूज जाती है और वंदना चौधरी जी नजर आई हैं, हमारी गोवा की प्रदेश अध्यक्ष है, स्वागत करता हूं। तो उनसे बातचीत हुई कि अखबारों में न्यूज जाती है तो हम लोग किसी तरह का, किसी बैनर का अगर हम लोग नाम नहीं देते हैं तो ये चीज अच्छी नहीं होती है। कुछ एक हम लोगों का अपनी संस्था का नाम होना चाहिए, संस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये काम आप बेहतर कर लेंगे, आप ही सोचिए संस्था का नाम क्या होना चाहिए। तो मैंने पहले एक नाम काव्यांगन सोचा और दूसरे दिन बड़े खुशी खुशी उनके पास पहुंचा। हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठते थे, साहित्यिक चर्चा को लेके जब बात करनी होती थी। अब वो ऊपरी तल्ले में, वहां धर्मतल्ला पर है वो रेस्टोरेंट, और वहां पर साहित्यिक लोग ही जाते थे, एक तरह का वो कॉफी हाउस है। तो हम, और वहां बहुत ही शांत और बहुत ऐसा माहौल है कि उसमें आप कुछ भी बात करिए और एक कॉफी पी के आप
3 घंटे बैठे रहिए, कोई बोलने वाला नहीं। क्या बात। क्योंकि 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 वो स्थान ही शायद इसीलिए निर्धारित है। तो नीचे तो चहल पहल रहती है, ऊपर सिर्फ साहित्य के लोग जाते हैं। जी, तो मैंने उनको बताया कि नीलम जी, ये काव्यांगन नाम कैसा रहेगा? जी, बोले बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हम लोगों की ये बात हुई। फिर उसके बाद हमने दूसरे ही दिन किसी अखबार में देखा जी, कि उनका उनका कॉलम था काव्यांगन नाम से। जी, मेरे तो हाथ के तोते उड़ गए। मैंने कहा कि मैं तो जी, ऐसा नाम चाहता हूं जिसमें जो कहीं ना हो, यूनिक हो, जी, नवीनता ग्रहण किए हुए हो अपने आप में। तो मैंने जी, तुरंत फोन किया। उस समय जी, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे ज्यादा, और जो है जी, इसकी सुविधा कम हुआ करती थी। तो उनको जी, मैंने फोन पे बताया, मैंने कहा कि नीलम जी, गड़बड़ हो गई, काव्यांगन नाम तो प्रचलन में है, एक अखबार में मैंने जी, देखा है कॉलम चलता काव्यांगन नाम से। बोले जी, हाँ, तब तो फिर इसको हम लोग नहीं रखते। और सोचिए, सोचते जी, सोचते 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 मेरे मन में फिर आया कि हम लोग काम करते हैं जी, साहित्य में शब्द और अक्षर जी, को लेके, तो क्यों ना जी, शब्द और अक्षर को एक साथ मिला दिया जाए, जी, तो शब्दाक्षर बना दिया जाए। और जी, वहां पर बिल्कुल, जिस समय शब्दाक्षर बना, तो जी, चारों तरफ देखा गया, गूगल वगैरह तलाशा गया, कहीं पर ये शब्द नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने जी। शब्दाक्षर इसका नाम रखा, और 2010 में शब्दाक्षर शब्दाक्षर की स्थापना हुई। धन्यवाद। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर इस नामकरण के पीछे। और मेरा जो अगला प्रश्न है, उस प्रश्न से पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देना चाहूंगी कि आज ही आपके 25वें राज्य में मनोनयन हुआ है अध्यक्ष पद पर गोवा में। उसकी पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी जी धन्यवाद। से जुड़ा है मेरा अगला प्रश्न भी, कि इससे पहले आपके 24 राज्यों में स्थापना हो चुकी है शब्दाक्षर की, और आज 25वें राज्य में थी। तो वही मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारा राजर्षि टाइम्स जानना चाहेगा कि ये स्थापना जो आप कर रहे हैं, आपकी इसको आगे और आगे बढ़ाने के पीछे क्या रूपरेखा है, क्या योजनाएं हैं आपकी? ऐसा है वंदिता जी कि मेरा एक लक्ष्य है जी, कि बिना किसी जी, बाधा के जी, और बिना किसी ऐसे बोझ को डाले हुए अपने जी, साथियों पर, जी, उनको आगे बढ़ने का और साहित्य सेवा करने का हर मंच उपलब्ध कराया जाए। ये हमारा सीधा सा लक्ष्य है। हम शब्दाक्षर एक मुहिम लेकर विशेष रूप से चल रहा है कि हमें हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करना है। जो हिंदी अपने घर में ही उपेक्षित है, दक्षिण के ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी में बात करिए तो होटल वाला आपको खाना नहीं दे पाएगा, आप रिक्शे वाले से बताइए मुझे वहां जाना है, वो आपको ले नहीं जा पाएगा। जब हिंदी के प्रचार प्रसार की वहां बातें उठाई जाती हैं, सरकार इसकी शुरुआत और पहल करना चाहती है, तो वहां पर आंदोलन के झंडे खड़े हो जाते हैं। ऐसे हिंदी विरोधी मानसिकता वाले राज्यों में भी हमको हिंदी को स्थापित करना है। और साथ ही साथ जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी वहां की मान्यता प्राप्त भाषा बन जाएगी, उस दिन शब्दाक्षर सबसे बड़ा जश्न मनाएगा। जी, हमारी ये कामना है कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचे और वहां अपना परचम लहराए। मैं इस लक्ष्य को लेकर चल रहा हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैं इस मुहिम में शामिल अपने 25 प्रदेश अध्यक्ष और सभी राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जो शब्दाक्षर के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वो शब्दाक्षर के माध्यम से लोगों को मंच उपलब्ध करा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। अगर मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रधान समीक्षक सत्येंद्र सत्य जी की बात करूं, तो वो पूरे देश में हर व्यक्ति उनको शब्दाक्षर से जुड़ा पहचानता है, सिर्फ इसलिए कि वो दिन हो या रात हो, जिस पटल पर भी उनकी नजर पड़ती है वहां वो जाते हैं, वहां वो टिप्पणी करते हैं, वहां वो रचनाओं का सुधार करते हैं। बहुत अच्छे वो जो है विधाओं के जानकार हैं, विधा विशेषज्ञ हैं, छंद के तो आचार्य हैं, और वो कई पटल उन्होंने व्हाट्सएप पर चला रहे हैं, जिसका वो स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, कार्यशाला चलाते हैं। इसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश की चर्चा मैंने की, राजीव खरे जी, हमारे वहां पर कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। उत्तराखंड में आपके यहाँ महावीर सिंह बीर जी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में संतोष संप्रीति जी तो दिन रात शब्दाक्षर के सतत उन्नति में रत रहती हैं, और मेरे साथ वो टेलीफोन के द्वारा संपर्क में रह के पोस्टर बनाना, गतिविधियां करना, जूम के लिए किसका कार्यक्रम अब होगा, किस जो है जिला की काव्य गोष्ठी होगी, किस प्रदेश की काव्य गोष्ठी होगी, ये सारी रणनीतियों को उनके अंदर दिमाग में रहता है। मेरे साथ मिलकर मुझसे बात करके वो निर्धारण करती हैं, संचालन करती हैं जूम का। उनकी कर्तव्य निष्ठा और जो है साहित्य के प्रति उनका जो समर्पण है, संस्था के प्रति जो समर्पण है, वो अद्वितीय है। वो है कर्नाटक के हमारे ब्रजेंद्र मिश्रा है, युवा कवि, बहुत अच्छा काम वहां कर रहे हैं। और वंदिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लगभग कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमारे शब्दाक्षर का लाइव कार्यक्रम ना होता हो किसी न किसी पटल पर। मध्य प्रदेश में सोमवार मंगलवार होता है, उसके बाद आपका सोम बुधवार होता है, मंगलवार दिल्ली से में संतोष संप्रीति जी करती हैं, बृहस्पतिवार जो है उत्तराखंड से अभी कुछ दिन से विराम है, चलता रहता है। उसके बाद आपका शुक्रवार को कर्नाटक में पटल पर होता है, शनिवार रविवार को जो है केंद्रीय पटल पर होता है। तो हमारे यहाँ वाचिक परंपरा के कवियों को, साहित्यकारों को भी मंच उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कि गद्य और पद्य दोनों को लेकर शब्दाक्षर चल रहा है। लघु कहानियों पर भी कई कार्यक्रम स्ट्रीम यार्ड पर हुए हैं, और उस पर हमारे डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी, जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक बड़े विद्वान हैं और कई पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं कहानियों की। वो गद्य पर नजर रखते हैं, गद्य की पर उनका विशेष जो है ध्यान रहता है। इस तरह से लिखित रूप में भी हम लोग शब्दाक्षर के ग्रुप चलते हैं, अलग अलग केंद्रीय ग्रुप है, दिल्ली का ग्रुप है, जो है उत्तराखंड का है, कर्नाटक का है, मध्य प्रदेश का है, वहां कार्यशाला चलती है और लेखन कार्य चलता है। इसी तरह से व्यक्तिगत जुड़ाव व्हाट्सएप पर होता है, वहां पर जिसके साथ जिसके टेलीफोन नंबर होते हैं वही जुड़ सकता है। तो व्हाट्सएप पर भी जो है लेखन कार्य चलता है। तो हमारी संस्था लिखित और मौखिक, वाचिक परंपरा में और साथ ही साथ जो है लिखित परंपरा में, दोनों परंपराओं को दोनों श्रेणियों में अपना कार्य कर रही है। और लगातार इस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि हम साहित्य से जुड़े हुए गद्य और पद्य दोनों तरह के रचनाकारों को शब्दाक्षर अच्छा से अच्छा मंच उपलब्ध करा सके। धन्यवाद। मुझे चंद्रिका प्रसाद अनुरागी जी पश्चिम बंगाल से दिखाई दे रहे हैं। सादर प्रणाम है आपको आदरणीय।
जी वंदिता जी, अब आपकी तरफ मुखातिब हूँ, जी। बोलिए। वैसे तो सर मेरा अगला प्रश्न का जवाब आपने स्वयं ही दे दिया, फिर भी मैं जानना चाहूंगी छोटा सा कि इन सब साहित्यिक गतिविधियों के अलावा भी क्या शब्दाक्षर कोई अन्य गतिविधियां करता है? देखिए वंदिता जी, मेरा मानना है कि जो हर तरफ पैर फैलाता है जी। वो किसी भी तरफ अपना संपूर्ण योगदान नहीं दे पाता। जी। वो 100% दे ही नहीं पा सकता किसी भी क्षेत्र में, अगर वो जी। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी दखल अंदाजी करेगा। जी। हालांकि रजिस्ट्रेशन में जो हमें अधिकार दिए गए हैं जी। सरकार की तरफ से, जी। तो सरकार ने हमको ये अधिकार दिए हैं कि हम सांस्कृतिक क्षेत्र में, जी। यानी नृत्य के कार्यक्रम करवाना, संगीत के क्षेत्र में संगीत के जी। कार्यक्रम करवाना, उसका प्रशिक्षण करवाना, शिक्षा के जी। क्षेत्र में शिक्षा के जी। बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करना, चित्रांकन जी। करना और करवाना, इस तरह से शिक्षा, जी। संस्कृति और जो है आपका संगीत और साहित्य, ये जी। चारों क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन का सरकारी आदेश हमें प्राप्त है। जी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जी। हम हर तरफ पैर फैलाकर नहीं चलना जी। चाहते। हमारे पास अधिकार है, लेकिन हम जी। सिर्फ साहित्य में ही अपने आप को पूरी तरह समर्पित किए हुए हैं। हम जी। गद्य और पद्य साहित्य को लेकर ही काम करेंगे। जी। हमें ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई कार्यक्रम होता है, उसमें जी। सांस्कृतिक नृत्य हो सकता है, ठीक है। जी। हमारा कोई जी। ऐसा, हमारी संस्था जो है किसी राज्य में कोई आयोजन बच्चों के लिए कर सकती है। अब जी। जैसे आपसे बताना चाहूं विशेषकर, अभी जी। पिछला जो बाल दिवस गुजरा है, जी। उस बाल दिवस में जी। हमारी संस्था ने 12 राज्यों के 117 बच्चों को लेकर जी। एक बड़ा कवि सम्मेलन आयोजित किया, बाल कवि सम्मेलन, जी। बाल कवि खोज प्रतियोगिता। और उसमें अंतरराष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी लगातार 4 घंटे तक बैठी रही मुख्य अतिथि के तौर पर, और वो बहुत प्रसन्न हुई। बड़ा कार्यक्रम हुआ। यही नहीं वंदिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी दिल्ली की अध्यक्ष ने वो बीड़ा उठाया था, उनके नेतृत्व में कार्य हुआ संतोष संप्रीति जी के माध्यम से। उन्होंने मुझसे चर्चा की, मैंने उनसे बताया कि देखिए ये बच्चों की कृतियां और इनकी कविताएं यहीं तक रह जाएंगी। हम लोग YouTube में उसको संकलित करते हैं कार्यक्रम को अपने, तो YouTube में रहेगा, लेकिन इसको आगे लेके चलना है। सुशीला चंदानी दीदी हमारे कलकत्ता से जुड़ी हुई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि संप्रीति जी, हम लोग इन बच्चों की रचनाओं का एक संग्रह जी। निकालें। जी। उनको विचार अच्छा लगा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा विचार है। मैंने उनको पूरी बागडोर दे दी इसकी भी, और उन्होंने जी। दिन रात मेहनत करके बच्चों जी। से वो रचनाएं जो उन्होंने काव्य पाठ किया था कार्यक्रम में, वो रचनाएं जी। टंकित रूप से ली, उनकी जो है हस्तलिपि में ली, और उनके जो जी। है वो मौलिकता प्रमाण पत्र के साथ ली। और आपको जी। सहर्ष मैं आज इस सार्वजनिक मंच से बताते हुए मुझे आनंद की और गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज शब्दाक्षर बाल काव्य संग्रह आ चुका है, और बहुत से बहुत लोगों ने बहुत उसको अमेजॉन शुभकामनाएं वगैरह आपको। में, जी। जी धन्यवाद, और बहुत से लोगों ने अमेजॉन वगैरह में उसको जो है खरीदा है, पढ़ा है। जी। और हमारा जी। उसको लेके भव्य लोकार्पण दिल्ली में करने का कार्यक्रम था, लेकिन जी। लॉकडाउन ने तो सबके सबके जो है सबके मंसूबे ध्वस्त कर दिए। तो हम लोगों ने बिल्कुल। अभी देखिए उसमें क्या करते हैं,
लेकिन अनऑफिशियल ढंग से लोगों तक किताबें पहुंच रही हैं। औपचारिक ढंग से उसका लोकार्पण भी जूम पर हम लोगों ने किया है और बच्चों की वो किताब आई। तो इस तरह से हम लोग बीच बीच में कार्यक्रम अपने करते रहेंगे, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, भले सरकार ने हमको आदेश दिया है, वो स्वतंत्रता दी है सभी क्षेत्रों में कार्य करने की, शैक्षिक भी, संगीत के क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, यहाँ तक सामाजिक क्षेत्र में भी दिया है कि हम जो है क्या नाम है, किसी तरह की आपदा आती है, कोई सुनामी आई, कुछ भूकंप आया, कुछ भी हो, हमारी संस्था वहां भी अपना योगदान कर सकती। लेकिन मैंने आपसे बताया, अवसर आने पर, जरूरत पड़ने पर हम लोग जुड़ते रहेंगे सबसे, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ लेखन और पठन को लेकर कार्य करना है और हिंदी को स्थापित करना है, यही हमारा उद्देश्य है। जी धन्यवाद। सर, जैसे आपकी वक्तव्य में मैं सुन रही हूँ हिंदी को स्थापित करना है, क्या हिंदी की स्थापना के उद्देश्य में अगर शायर या गजलकार आपसे जुड़ते हैं तो क्या वो अलग थलग रहेंगे या आप उनको भी समाहित करके आगे चलेंगे? जी धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न उठाया। हमारे यहाँ हिंदी नेतृत्व करती है, ये तो सत्य है, लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ किसी विधा का दुराव नहीं है जी, उसको दरकिनार करके हम नहीं चलते। हमारे यहाँ जैसे छंद की मान्यता है, अतुकांत का स्वागत है, उसी तरह से गजलों का भी स्वागत है, नज़्में भी लोग लिख रहे हैं और उर्दू के लेखक जो हिंदी में लिखते हैं वो हमें स्वीकार है। मैं स्वयं गजलें लिखता हूं, तो जो है इससे हमें परहेज नहीं है लेकिन लिपि हिंदी होनी चाहिए, देवनागरी लिपि होनी चाहिए। हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मुमताज हसन जी हैं, युवा कवि शायर हैं, वो गजलें ही कहते हैं, बहुत अच्छे जो है वो कहानीकार और जो है लघु कथा भी लिखते हैं, तो वो हिंदी में गजलें लिखते हैं। तो जो जिसकी लिपि उर्दू ना हो, क्योंकि हमारे उर्दू समझने वाले लोगों की तो संख्या हमारे यहाँ नहीं है, शायद नगण्य है, तो हिंदी में उर्दू वाला भी अगर हिंदी में लिखता है तो वो हमें स्वीकार है, हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि देखा ये जाता है कि संस्थाएं ज्यादातर कुछ ना कुछ, चाहे वो नॉमिनल चार्जेस ही लें, कुछ ना कुछ सदस्यता शुल्क जरूर लेती हैं। अधिकतर, बहुत सबके लिए नहीं कहूंगी मैं, लेकिन अधिकतर संस्थाएं कुछ ना कुछ सहयोग राशि अपने सदस्यों से, अपने साथ जुड़ने वालों से स्पेशली लेती हैं। तो शब्दाक्षर के बारे में जितनी भी मैं जानकारी जुटा पाई हूँ, उससे मुझे पता चला है कि शब्दाक्षर ऐसी कोई भी सहयोग राशि, ऐसी कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं लेता है अपने सदस्यों से, और निस्वार्थ भाव से बिना किसी शुल्क वसूले आप उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, आप उनको मंच देते हैं, आप उनको आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है निस्वार्थ भाव से कार्य करना, लेकिन वो कैसे संभव हो पाता है आपके लिए, जबकि आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी करते हैं और आप सबको मंच देते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो लगता है। जैसे अभी आपने पब्लिकेशन की बात की, मेरा जो इससे पहला प्रश्न था वो आपको यहीं लौटा कर लाना था कि इसके अलावा आप क्या करते हैं। तो आपने स्वयं बताया कि आपने पब्लिक ये बच्चों की बाल कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया, तो नेचुरल सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ पैसा तो लगता ही है। तो फिर वो कहाँ से आप ये धनराशि जुटा पाते हैं, किस तरीके से आप मतलब अपने ही बलबूते पर आप इसको शब्दाक्षर को किस तरह से इन कठिन परिस्थितियों में चला पाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन पहलुओं को स्पर्श कर रही हैं जी, जिनको लेकर बहुत से हमारे मित्रों के अंदर ये प्रश्न आता है, और जो पूछता बताता हूं, बहुत से लोग नहीं पूछते हैं, नहीं बता पाता हूं, लेकिन आपके माध्यम से कम दूर तक बात पहुंचेगी। देखिए वंदिता जी, मेरा मानना है जी कि गांव में रहने वाला एक युवा जी जो कविता लिखता है जी,
और कविता के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, लघुकथा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है। जिसके पास आर्थिक क्षमता इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, जी, जिसके पिता किसान हैं जी, या छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वो जी, साधारण जीवन यापन करते हैं, किसी जी, तरह उसको पढ़ा लिखा रहे हैं, जी, उसको, उसके पास इतना पैसा कहाँ है जो वो एक संस्था से जुड़कर जी, उसमें आर्थिक योगदान करेगा। जी, मेरे अधिकांश बहुत से ऐसे जो है जिला अध्यक्ष है जी, जो लड़के किसी गांव से आते हैं, जी, गांव में उनके माता पिता परिश्रम करके किसी शहर में उनको पढ़ा रहे हैं, वो वहां लेखन कर रहे हैं, कोई किसी तरह से आर्थिक सहयोग पाकर अपने पिता से, अपने सरकारी रूप से कहीं पीएचडी कर रहा है, कहीं एमए कर रहा है, कहीं एमएससी कर रहा है। इस तरह से ऐसे बच्चों को, ऐसे नवयुवकों को जी, जिनके पास अतिरिक्त रूप से खर्च करने का की कोई सहूलियत नहीं होती है, जी, शब्दाक्षर उनको ध्यान में रखते हुए निशुल्क मंच प्रदान करता है कि जिनके पास आर्थिक सहयोग करने की क्षमता नहीं है, उनको भी आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना आवे। हम इस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से देखिए, हम अगर किसी से कुछ लेते हैं, हमारी संस्था इतनी बड़ी है कि हम एक छोटी सी धनराशि भी लेना अगर शुरू कर दें तो एक बड़ी धनराशि हमारे पास आ जाएगी, जी, लेकिन हम उसका करेंगे क्या? जी, हमको उन्हीं के ऊपर लगाना पड़ेगा। जी, हम उस धनराशि को अपने संस्था पर ही तो लगाएंगे, अपने पदाधिकारियों को ही तो देंगे, वही तो जो है उसका उपयोग करेंगे, विस्तार करेंगे। जी, तो हमने उन्हीं के हाथ में सब कुछ दे दिया है कि आप एक बैनर बनवाइए शब्दाक्षर का अपने जिले के नाम से या अपने प्रदेश के नाम से, और उस बैनर में आपका जो 200-400 रुपए खर्च हो, एक बार होगा, आप उसको मोड़ के रखे रहिए, हर कार्यक्रम में लगा लीजिए, मासिक गोष्ठी करिए हर महीने, उसके बाद आपको किसी की पुस्तक का लोकार्पण कर दीजिए। आप जिस तरह से आपको हम करते थे पहले, इसी तरह से आप जो है जन्म तिथियां मनाइए उनकी, कवियों की, साहित्यकारों की, साहित्यिक कार्यक्रम करिए। हर जगह आपकी एक ही हमने जो है भाषा शैली रखी पूरे देश के बैनर में कि शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था देहरादून उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करती है, और तीनों श्रेणी के अध्यक्ष के नाम, नंबर, पद उसमें रहेंगे बस। जी, अब वहां पर आपको हटाना क्या पड़ेगा? शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत करती है, तो आपको हटाना पड़ा क्या? सिर्फ जिले और प्रदेश का नाम हटाना पड़ा, बाकी सब एक ही फॉर्मेट है। और उसके बाद आपका प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष में जो है बदलाव में से एक तो होगा नहीं, प्रदेश अध्यक्ष होगा नहीं अगर जो उसी प्रदेश में, जिला अध्यक्ष बदलता रहे। इस तरह से हमने ये प्रावधान रखा है कि बड़ी सहजता के साथ एक बैनर के साथ अपनी सेवाएं दे सकें हमारे संस्था के पदाधिकारी, और अपने पास जो उनकी गोष्ठी में आएंगे 10 लोग हों, 25 लोग हों, तो एक कप चाय, एक बिस्कुट उनको खिलाने में 7-8 पदाधिकारी जो उनके आपस में होते हैं, 20-20 रुपए आपस में वो लोग जो है क्या नाम है शेयर करेंगे, तो वहां पर आए हुए अतिथियों को, कवियों को चाय बिस्कुट हो जाएगा। तो जब हमारा काम इतने में ही चल जा रहा है, जो हमारे पदाधिकारी अपनी जेब से उतना ही वहीं पर खर्च करके अपने हाथ से और कार्यक्रम संपादित कर लिया करेंगे, तो क्यों हम उनसे धनराशि बटोरें, अब उसके बाद फिर उनको हम ट्रांसफर करें और फिर उसके माध्यम से वो काम करें। इसलिए इस चिंतन पर, जो पुरातन चिंतन जो चल रहा है, उस पर हम चलना नहीं चाहते। हाँ, ये जरूर है कि ये मांग उठ रही है
कि कुछ जो है सदस्यता शुल्क वर्ष में तो कम से कम लेना चाहिए आपको, तो उसमें हमारे सदस्यों को, पदाधिकारियों को लगे कि भाई हाँ, हमारा जुड़ाव है, हम यहाँ के सदस्यता शुल्क देते हैं। उस पर विचार हम लोग कर रहे हैं। बहुत छोटी सी धनराशि जिला अध्यक्ष उसको एकत्रित करेगा, प्रदेश अध्यक्ष को देगा, प्रदेश अध्यक्ष के पास रहेगी, राष्ट्रीय समिति में जितना अंशाना होगा आएगा। लेकिन ये काम सिर्फ इसलिए होगा कि प्रतिनिधित्व के रूप में जो प्रक्रिया है सरकारी, उसका हम पालन कर सके। लेकिन इसके अलावा शब्दाक्षर किसी तरह के धन की चाह नहीं रखता है। शब्दाक्षर का एक ही लक्ष्य है कि बिना धन के साहित्य को स्थापित करना और अपने जुड़े हुए सदस्यों को, लेखकों को, साहित्यकारों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करना, और उन्हें जो है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, और चाहे वो हमारे जमीनी कार्यक्रम शुरू होते हैं जमीन के माध्यम से हो, हम उनको मंच उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद सर। आगे हमारी जो है प्रश्न शुरू करने से पहले एक मैं आपसे पर्सनल जो है व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगी जरूर। जैसा कि मैंने बहुत सारे विश्वस्त सूत्रों से भी जानकारी ली है, आपके व्यक्तित्व में एक खासियत है, एक विशेषता है जिसके बारे में जरूर जानना चाहूंगी कि आप जो है सभी व्यक्ति को कहीं न कहीं जुड़वाते रहते हैं और उनको किसी न किसी तरह से मार्गदर्शन दिलवाते रहते हैं। तो कभी, जैसे कि आमतौर से आम व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने संबंधों को अपने तक ही सीमित रखता है और उनको वो जो है दूसरों से नहीं जुड़ने देता है। कुछ थोड़ा बहुत ऐसा आम जीवन में देखा जाता है। लेकिन आपके बारे में जितनी भी जानकारी हमने बटोरी है, उससे हमें यही जानकारी मिली कि आप हमेशा हर एक के काम आते हैं और हर व्यक्ति को एक दूसरे से मिलवाकर उनका मार्गदर्शन करवाते हैं। ये एक बेहतरीन ही व्यक्तित्व की पहचान है, पर बहुत ही कम लोगों में ये पाया जाता है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि जैसे लोग सोचते हैं कि नहीं, हम नहीं मिलवाएंगे या हम अपने जानने वालों से नहीं जुड़वाते हैं, तो ये इस सोच के पीछे आपकी क्या सोच कार्य करती है? धन्यवाद। देखिए आदरणीय, बात यह है कि संस्था का अर्थ मतलब ही होता है संस्था, सबके साथ को लेकर चलने वाले श्रेणी को हम संस्था कहते हैं। तो अगर हम कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ेंगे तो हमारी संस्था का विस्तार कैसे होगा? हम अगर अपने संबंधों को अपने तक सीमित रखेंगे कि हम इनका दोहन करते हैं लेकिन दूसरे तक जो है इसका लाभ ना पहुंचे, ये सिर्फ हम ही तक सीमित रहे, जैसा कि आपने कहा, तब तो फिर जो है वो संकीर्ण विचारधारा की बात हो गई और हम अपने लक्ष्य में अगर पहुंचेंगे भी तो बहुत देर में पहुंचेंगे। हमारा मानना है, हमारा से तात्पर्य हमेशा आप शब्दाक्षर से लगाइएगा कि हमारा चिंतन, और आपने व्यक्तिगत मुझसे पूछा है तो मैं बताऊं कि मेरा चिंतन ये है कि आप के साथ जितने लोग जुड़े हैं उनकी महत्ता आपके लिए तब और बढ़ जाती है जब आपसे दूसरे लोग जो जुड़े हैं वो आपस में उनको आप जोड़ दें। जी। लोगों का चिंतन दूसरा है जी। हर व्यक्ति का चिंतन अलग होता है, मेरा चिंतन दूसरा है। आपने जैसा कहा कि देखने में आता है ऐसा, लोग संबंधों को सीमित रखते हैं, उसको विस्तार नहीं करते, एक दूसरे से जोड़ना मिलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उसके विपरीत सोचता हूं। मैं ये सोचता हूं, मेरा एक मित्र राम है और दूसरा मित्र श्याम है, लेकिन राम भी मुझे जानता है और श्याम भी मुझे जानता है। राम और श्याम एक दूसरे को नहीं जानते आपस में जी। लेकिन मेरा प्रयास रहता है, अगर राम मुझे जानता है और श्याम भी मुझे जानता है तो राम और श्याम भी दोनों एक दूसरे को जाने। ये मेरा चिंतन रहता है। मुझसे कोई जो भी व्यक्ति जुड़ता है, मैं यही चाहता हूं कि मुझसे जुड़े सारे व्यक्ति उससे जुड़ जाए।
आज यही कारण है कि दिनों दिन अगर विस्तार के रूप में देखा जाए तो मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ और हमारे शब्दाक्षर के सभी पदाधिकारियों और मित्रों के सहयोग से, सदस्यों के सहयोग से आज जो है आंकड़ा कुछ दिनों में 10,000 का छूने वाला है। संस्था के सदस्यों, हमारे पास बड़ी संख्या में पदाधिकारी हैं, तो 250 के आसपास हमारे देश भर में पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ यही कारण है कि मैं जोड़ने में विश्वास रखता हूं, अपने तक सीमित रख के अपने स्वार्थ सिद्ध के नजरिए से कार्य नहीं करता। मुझसे जो जुड़ा है वो मेरे लोगों से भी जुड़े, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। मैं नमन करती हूँ आपके इस व्यवहार, इस व्यक्तित्व को, क्योंकि बहुत ही कम लोगों में ये व्यवहार परिलक्षित होता है। दिखावे और सत्यता में बहुत फर्क होता है। ये आपके व्यक्तित्व को जानने के बाद ही महसूस हुआ। नमन करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक और प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। अभी कुछ दिनों पहले आपने जो है 5 देश 5 कवित्रियां को लेकर आपने जो है काव्य गोष्ठी ऑनलाइन की थी। तो क्या आप हमारे शब्दाक्षर संस्था को विदेशों तक ले जाने की योजना रखते हैं, या आपने कुछ सोचा है कि इसे आगे भी विस्तार किया जा सकता है? और यही सब प्रश्न मेरा इसके साथ जी ऐसा आदरणीय, इसी के साथ आदरणीय, मैं आपको 1 मिनट रोकती हूँ। इसी के साथ मेरा एक प्रश्न और मैं जोड़ती हूँ कि आपकी संस्था भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी संस्था की? ये दोनों ही प्रश्न मेरे एक हैं, और विदेशों में भी और देश में भी। धन्यवाद। देखिए, जहां तक विदेशों की बात है जी, हमारे साथ तकरीबन कुछ नहीं तो फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से मिला के हमारे पास 3 दर्जन से भी ज्यादा देशों के रचनाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेखन पठन कर रहे हैं, अप्रवासी भारतीय विदेशों से, जिसमें बहुत से लोग बहुत सक्रिय हैं। अमेरिका से राहुल उपाध्याय बहुत ही सक्रिय शख्सियत हैं। आशीष शर्मा जी कनाडा से बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं किस किस का नाम गिनाऊं? दुबई से जो है, क्या नाम है, देवप्रिया जी बहुत अच्छी लिखती हैं, अभी मुझे दिखाई पड़ी, कार्यक्रम भी सुन रही हैं। तो बहुत से लोग मेरे साथ जो है, गणेश विनायक जी जो है सऊदी अरब से हैं, बहुत से लोग लगातार जो है लेखन कर रहे हैं शब्दाक्षर में विदेशों से। इंद्र अवस्थी जी अमेरिका से हैं। इन लोगों का कहना है, कहते हैं कि आप शब्दाक्षर में, वो विदेशों में शब्दाक्षर की शाखाएं खोलने की अनुमति दीजिए, हम लोग अपनी टीम तैयार करेंगे। तो मैं 36 देशों में मेरे साथ जो जुड़े हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष बनाकर और उनकी टीम वो खुद ही तैयार कर लेंगे। बड़े आराम के साथ विदेशों में शुरुआत एक अच्छे ढंग से, धमाकेदार ढंग से हो सकती है। हमारे पास अपने लोग हैं विदेशों के, सारे मित्र एक साथ काम कर रहे हैं शब्दाक्षर में। लेकिन मैं इस विचारधारा को लेकर चलना पसंद करता हूं, या चल रहा हूं, या चलना चाहता हूं। वो ये है कि जब तक हमारे घर की नींव का पत्थर मजबूत नहीं होगा जी, तब तक आप कितनी भी सुंदर इमारत की परिकल्पना कर लीजिए, वो इमारत कभी अच्छी नहीं बन सकती, टिकाऊ नहीं हो सकती। एक झटके में जो है वो जमींदोज हो जाएगी। जी, तो हम अपने नींव जो हमारे भारत में है, हम भारत में अपनी नींव मजबूत करना चाहते हैं। पहले जी, हम कुछ वर्ष सिर्फ भारत में ही काम करेंगे। हम अपने लोगों को बता रहे हैं, विदेशी मित्रों को, कि अभी आप यहीं पर काम करिए, आप जो है इसका संस्थागत विस्तार अभी विदेशों में मत करिए। लेकिन जब भी होगा आप लोग ही राष्ट्राध्यक्ष होंगे, आप ही की टीम बनेगी, आप ही अपने अपने देश में अपना अपना विस्तार करेंगे। लेकिन अभी आप भारत में ही काम करने दीजिए संस्था के। और जिस समय भारत में साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन जब तक हम ये संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि भारत में हमने अच्छा काम कर लिया, अपना विस्तार कर लिया, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे रचनाकार अच्छा लेखन कर रहे हैं,
अच्छा पठन कर रहे हैं, जी देश भर में हमारी गोष्ठियां हो रही हैं, देश भर में शब्दाक्षर के बैनर से कवि सम्मेलन हो रहे हैं, सेमिनार हो जी रहे हैं। जब तक ये जी संतुष्टि का भाव हमारे अंदर नहीं आ जाएगा, आंशिक रूप से ही सही, तब तक हम जी विदेशों में अपने पैर नहीं फैलाएंगे। जी ये एक जो है हमारा चिंतन है। इसको लेकर जी आपस में भी बातचीत होती है, हमारे संस्था में भी। संप्रीति जी अक्सर ये कहा करती हैं, सत्येंद्र भाई भी कहते हैं, सत्येंद्र सत्य जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो मैं यही कहता हूं कि आप लोग अभी भारत में केंद्रित रहिए और जी विदेशों में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत जी जब चाहूंगा तब जो है क्या नाम है, करीब 50 देशों में संस्था खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी हम अपने घर में काम करेंगे, अपने देश में जी काम करेंगे, अपनी पहचान हमें अपने घर में बनानी है, अपने भारत में बनानी है, तब हम दूसरी जगह पहचाने जाएंगे। अगर हमारे अंदर भारत में हम नहीं पहचाने गए तो विदेश जी विदेश विदेश के हमारे मित्र किस पर गर्व करेंगे, कहां बताएंगे कि शब्दाक्षर क्या है। इसलिए जी हमें उनको गर्व प्रदान करने के लिए वो सीना जी ठोक के कह सकें कि हम इस शब्दाक्षर के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, जो भारत में ये स्तर पर कार्य करती है। जी बिल्कुल तब हम वहां पर काम शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपने दूसरा कुछ प्रश्न जोड़ा था, वो भी बता दीजिए, मेरे ध्यान से उतर गया है। सर इसके साथ मैंने यही प्रश्न जोड़ा था कि आपकी संस्था भविष्य में क्या योजनाएं हैं। तो आपकी दोनों ही प्रश्न का उत्तर एक ही था, इसलिए मैं उस प्रश्न को हाँ जोड़ना हाँ चाह रही थी। लेकिन आपको पहले तो मैं बहुत बहुत इस योजना की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और ये साथ ही साथ जो है बधाइयां भी देती हूँ इस सोच के लिए कि आप जो है सर्वप्रथम अपने देश में इसको स्थापित करके तब आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस चीज के लिए शुभकामनाएं कि आप आगे आने वाले समय में शब्दाक्षर जो है विदेशों में भी अपना परचम लहराए, और उसके लिए लेकिन मैं एक आपके एक बात इन एक विचारों। एक बात एक बात एक बात रोकूंगा आपको बीच में। लेकिन जी ऐसा नहीं है कि विदेश को लेकर हम काम नहीं कर रहे। अभी जी आपने जिक्र किया, अभी हाल ही में जी संतोष संप्रीति जी के संचालन में 5 जी देश 5 कवित्रियों का बड़ा कार्यक्रम हुआ, और उसको जी जो है कई मंचों पर लोगों ने जो है शेयर किया, और जो है दो 250 जगह उसको देखा गया, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। और साथ ही जी साथ ये जो हुआ कि अच्छा, अखबारों में देश भर में उसको बहुत अच्छी कवरेज मिली। हमारे बंगाल में तो मिलती ही है, साथ में जो है क्या ना मध्य जी प्रदेश में और जो है कई जगह उसको अच्छी कवरेज मिली। तो जी हम अपने जो है अपने विदेश के साहित्यकारों को लेके जी उन्हें उनको हम अवसर दे रहे हैं, उनको हम काम जी करा रहे। व्हाट्सएप पे लगातार वो लोग लिख रहे हैं, और हमारे जी फेसबुक ग्रुप में लगातार कार्यशाला में काम कर रहे हैं, और जी उनके कार्यक्रम भी रखते हैं। अभी जो है श्वेता जी सिंह उमा जी मास्को से, उनका कार्यक्रम जी हम लोगों ने रखा था। इस तरह से जी विदेशी हमारे रचनाकार जो हैं वो मंच पे जी उसी तरह से अपना अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं जैसे कि वो जी जो है वहां पर संस्था का विस्तार होता तब देते। लेकिन बात सिर्फ जी इतनी है कि औपचारिक रूप से हम विस्तार जो है अभी नहीं करके 2-3 साल भारत में काम करेंगे, उसके बाद वहां पर संस्था को गठित करेंगे, जो है उसकी उसकी शाखाएं गठित करेंगे। जी ये मेरा मानना है। और काम जो है विदेश को लेकर अभी भी हम जो है अपने मित्रों को जोड़े हुए हैं, और उनको मंच जी उपलब्ध कराते रहते हैं, लेखन का भी, पठन का भी, वाचन का भी। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। आपकी इन्हीं परियोजनाओं को समर्पित कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। मैं ये क्या पंक्तियां बात, आपकी इन क्या बात। परियोजनाओं को समर्पित करती हूँ, और एक न एक दिन मीठा जल जरूर मिलेगा, और उसमें हम भी गौरवान्वित महसूस करेंगे आपके साथ जुड़कर। बहुत ही खूबसूरत परियोजनाएं, बहुत ही सुंदर, और बहुत ही अत्यधिक गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हम शब्दाक्षर को जो है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देख पाएंगे आपकी इस खूबसूरत परियोजनाओं के साथ। और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सुसंयोजित तरीके से आप जिस तरह से लेकर चल रहे हैं शब्दाक्षर को, आगे आने वाले समय में शब्दाक्षर एक नाम ही नहीं, एक पहचान, एक मुकाम होगा शब्दाक्षर का अपने आप में, जिसके नाम से मतलब शब्दाक्षर एक अपने आप में ही एक खास
पहचान बनाएगा। मेरा अगला प्रश्न है आपसे रवि प्रताप सिंह जी कि आप आजकल के कवियों को या संस्थाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा हुआ कि आप कार्यक्रम आप समापन की ओर ले चल रही हैं। मुझे आश्वस्ति, थोड़ा सा आश्वासन मिल रहा है कि आपके आपके प्रश्न बाणों से मैं बच सकूंगा। आपने नहीं अच्छा सर, अभी पूछा एक प्रश्न और बचता है। अभी आपका एक कठिन और मुश्किल सा प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है और शायद आप सोच हाँ, में पड़ जाएं, तो वो एक अंतिम प्रश्न बचा है, लेकिन मैंने कहा पहले संदेश दिला लूं मैं सबको। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी तो मैं क्या संदेश दूंगा? जी हमारे लोग इतने योग्य है, प्रतिभाशाली है कि वो लोग जी मुझे संदेश देने के योग्य हैं। मेरे साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे जिला अध्यक्ष, उनमें से जी बहुत से पीएचडी हैं, एमफिल हैं, जी और जो है क्या नाम है, बीएड है, एमएड है, एमएससी है, ऐसी ऐसी डिग्रियां हासिल किए हुए हैं कि वो जो है अपने आप में एक संस्थान है। मैं उनको क्या बताऊंगा? वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग मुझे चाहिए। विश्वजीत शर्मा जी मुझे अभी नजर आए, पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से, जी हमारे मित्र हैं, शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के हमारे स्वागत। 5 राज्यों के प्रभारी हैं। मैं उनका स्वागत जी करता हूं। ऐसे ऐसे महापुरुष जो है, ऐसे ऐसे मनीषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनको संदेश देने के योग्य अपने आप को नहीं पाता हूं। मैं उनसे निवेदन ही करूंगा हमेशा कि वो अपने लेखन और पठन को इतना समृद्ध करें कि उनके लेखन और पठन के समृद्ध होने से शब्दाक्षर अपने आप समृद्ध हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपके वक्तव्य सुनते हुए इतना आनंद आ रहा था कि मैं जितने भी हमारे दर्शक, हमारे आदरणीय जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अभी उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं हमसे, उन सब का स्वागत करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। मैं पहले तो सभी जितने भी सब लोग जुड़े हैं उन सभी आदरणीय जनों का स्वागत करती हूँ, और सागर जी, संप्रीति जी, और विश्वजीत विश्वजीत शर्मा जी, शर्मा, सत्येंद्र सिंह सर जी, विश्वजीत शर्मा जो जी, है अजय अजय आर्य जी, और जो है जी चंद्रिका प्रकाश प्रसाद अनुरागी जी, अंजू छाड़िया जी, के दुबे जी, आप बताइए ना, हम आपको बता देते। सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज इसी टाइम सारे में सारे सारे बहुत अच्छा हमारे लग रहा है। आशीष दाता है, हमको प्यार करने वाले। जी, जी आपसे हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। वैसे अंतिम तो कभी भी नहीं है, फिर हम अगली बार फिर आपके लिए कुछ ना कुछ नया आप करेंगे और हम आपको फिर से खींच लाएंगे आज इसी टाइम से स्टूडियो में। लेकिन मेरा ये आखिरी प्रश्न वो ये है कि आप क्या किसी विशेष व्यक्तित्व को इस सारी सफलता का श्रेय देना चाहेंगे जो शब्दाक्षर आज इस मुकाम पर पहुंचा है और आगे आने वाले समय में भी वो बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाला है? तो इस सब का श्रेय आप किसी विशेष व्यक्तित्व या किसी विशेष सदस्य या किसको देना चाहेंगे आप इसका श्रेय, जो आज तक यहाँ तक देखिए, के मुकाम तक आपने, पहुंचाने? जी जी जी, आपने एक शेर पहले ही कहा था कि जी लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जहां पर जी कारवां होता है वहां जी किसी एक व्यक्ति को तो श्रेय दिया नहीं जा सकता। अगर जी मैं कहूं कि अपने जी आप को श्रेय देता हूं तो ये भी जी गलत होगा। मैं जी अपने आप को जब श्रेय नहीं देता हूं, क्योंकि जी सारे मित्रगण, हमारे सारे संस्था के पदाधिकारी, सारे सदस्य हैं, तो मैं हूं। जी मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं। तो मैं तो अपने आप को भी श्रेय नहीं दे सकता कि मेरा योगदान है, मेरा श्रेय है शब्दाक्षर को खड़ा करने में, शब्दाक्षर को समृद्ध करने में, शब्दाक्षर को आगे ले जाने में। तो मैं और किसका नाम लूं? मैं समवेत रूप से, हाँ, मैं अपने माता जी का, अपने पिताजी का, अपने हमारे संरक्षक हैं डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, हमारे गुरु समान थे डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी, इनको प्रणाम निवेदित करता रहता हूं, उनको याद करता रहता हूं और इनका आशीर्वाद लेता रहता हूं। हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जितने हमारे सदस्य हैं, इनके माता पिता को, इनके गुरुजन को मैं प्रणाम निवेदित करता रहता हूं कि इन लोगों को उन्होंने इस योग्य बनाया, इनके माता पिता ने उनको जन्म देकर ऐसा सुयोग्य बनाया
और इनके गुरुओं ने उनको इतना समृद्ध किया। मैं उन सबके माता पिता को, अपने मित्रों के, अपने संस्था के सहयोगियों को, उनको नमन करता हूं, उनको, उनके गुरुओं को नमन करता हूं, उनके मार्गदर्शकों को नमन करता हूं और उन सबको श्रेय देता हूं, एकत्व रूप से, सभी को सम्मिलित रूप से। जी धन्यवाद। मैं स्वयं नमन करती हूँ उस संस्था को जिसका की परिकल्पना आपने की थी और आज इतने अच्छे अच्छे और बहुत ही योग्य ज्ञानी गुणीजन आपने जोड़े हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं उन सभी जो इस वक्त भी जुड़े हैं हमारे साथ और जो आपसे ऑफलाइन में जुड़े हैं, जो अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ उनके ज्ञान को, उनकी मेहनत को, और साथ ही साथ आपको नमन करती हूँ कि आपने इतना बड़ा कारवा आगे बढ़ाया। जी जी। एक बात मैं आपसे, जब आपने कहा कि ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि फिर याद आ गया है तो मैं आपको बता दूं कि शब्दाक्षर के साथ शुरुआत में मैं कुंवर बेचैन सर का नाम लेना चाहूंगा, वो नहीं रहे, वो भी हमारे सदस्य थे और व्हाट्सएप पर लिखते थे। पूरे भारत में शायद वो किसी व्हाट्सएप पर नहीं रहे होंगे, वो सिर्फ शब्दाक्षर में थे और फेसबुक में तो वो लिखते थे, लेकिन जो है क्या नाम है, कभी व्हाट्सएप पे वो नहीं रहे। वो मेरे साथ व्हाट्सएप पर थे, हम लोगों के साथ। वाहिद अली वाहिद भाई लखनऊ के, एक मुस्लिम ऐसे कवि जिनको मुशायरों में लोग नहीं बुलाते थे, लेकिन कविता के मंचों पे उनको सराखों पे बैठाया जाता था। इतने बड़े राष्ट्रीय कवि वो हमारे साथ थे। हमारे साथ शब्दाक्षर में कीर्ति काले जी हैं, मनवीर मन है, दीक्षित दनकौरी सर हैं, बुद्धनाथ मिश्रा जी हैं, बोधिसत्व जी हैं, सोम ठाकुर जी हैं और जो है उदय प्रताप सिंह जी हैं, भीष्म पितामह साहित्य जगत के, मदन मोहन समर साहब हैं और जो है क्या नाम है, सुरेश चौधरी जी हैं, आपके क्या कहते हैं जय कुमार रुसवा है, उसके बाद आपका जो है धर्मेंद्र सोलंकी हैं, अनु सपन है। आपको बड़ी लंबी फहरिस्त है। मैं अगर जो है क्या नाम है आप बताती तो कागज लेके बैठता, कम से कम 15 मिनट आपके चले जाते इसी में। ऐसे ऐसे भारतवर्ष की हस्तियां शब्दाक्षर को आशीर्वाद दे रही हैं कि ये गौरव की बात है। हम सब पदाधिकारी इस बात पर गर्व करते हैं कि इतनी नामचीन हस्तियां काव्य साहित्य जगत की शब्दाक्षर के साथ हैं और शब्दाक्षर के व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रही हैं, शब्दाक्षर के फेसबुक ग्रुप में लिख रहे हैं और समय समय पर टेलीफोन करके। अभी उस दिन लोकार्पण हुआ हमारी शब्दाक्षर पत्रिका के द्वितीय अंक का, अभी इसी रविवार को दीक्षित दनकौरी सर ने उसकी अध्यक्षता, वो लोकार्पण उनके कर कमलों से हुआ था। गिरेंद्र सिंह भदौरिया जी इंदौर के कवि मुख्य अतिथि थे, बड़े छंदाचार्य हैं और अध्यक्षता की थी सुरेश चौधरी जी ने। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमारे होते हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े हस्ताक्षर उसमें शामिल होते हैं और ये लोग 12-12 1-1 बजे के बाद मुझसे बात करते हैं। एक ऑडियो जो है सुरेश, उनका कुंवर बेचैन सर का उनके जाने के बाद मैंने जारी किया था उनके बातचीत का, है वो जो सुन के लोगों की आंखें भर आई। 1.5 घंटे मुझसे कुंवर बेचैन सर बात करते थे रात में, अपने दिल की बातें बताते थे। दुनिया उसको ऑडियो सुन के जान चुकी है। सुरेश, वो क्या नाम है, दीक्षित दनकौरी सर 1 बजे रात में फोन करते, घंटों बात करते, ऐसे ऐसे मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं क्या होना चाहिए, कैसा अच्छा हो। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी विभूतियां काव्य साहित्य जगत की, उनको वो मुझे स्नेह करती हैं, उनका स्नेह पात्र हूं। शब्दाक्षर के लिए इससे बढ़ के गौरव क्या होगा। धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपने अजीशी टाइम्स स्टूडियो में इतना समय दिया और बहुत ही एक इतनी सुंदर वार्ता है ये, जिसे मन करता है कि आपकी पूरी की पूरी कहानी सुनते रहें और बिल्कुल खामोश मौन रहकर। लेकिन बहुत ही बेहतरीन आज का जो ये वार्ता थी, ये बहुत बेहतर रही और बहुत खूबसूरत सफर रहा हमारा साहित्य का। और हम जरूर चाहेंगे कि कभी ना कभी फिर आपको लेकर आए इसी मंच पर दोबारा से और फिर आपको चेंगलपट्टू से तमिलनाडु से बंदिता जी, संदीप कुमार तिवारी जी हमारे जिला अध्यक्ष जुड़े हैं। पूरी हमारी टीम जो है शब्दाक्षर की
आज आपको सुनने आई है। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है, आभार है आप लोगों का कि आज हमें सुनने आए हैं आप। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो मेरे लिए है कि मैं आज अजय एक सेकंड, आपको मैं बार बार रोकूंगा, क्या करूं, हमारे मित्रगण है, उनको नाम लेना जरूरी है मेरे लिए। अजय तुरोतिया जी हमारे जो है क्या नाम है, बंगाल हिंद मोटर के बड़े साहित्यकार है हमारे मित्र, वो आए हैं, मैं उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। जी अजय जी का स्वागत है, प्रणाम करते हैं अजय जी को। और चंद्रिका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार जुड़ी हैं। मैं आपके धैर्य की जो है सराहना करती हूँ। जुड़े हैं चंद्रिका प्रसाद अनुरागी जी हमारे बहुत बड़े गीतकार हैं बंगाल के। जी, चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी, बहुत स्वागत है चंद्रिका जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ ये अंजू छारिया जी भी जुड़ी हैं, अंजू पवन छारिया कुमार जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। आपका स्वागत है पवन कुमार जी, आभार आपका। ये धैर्य तो मानना ही पड़ेगा शब्दाक्षर की टीम का कि पूरा 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं और वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ शब्दाक्षर की टीम का, शब्दाक्षर के पदाधिकारियों का जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, स्पेशली मेरा, क्योंकि रवि प्रताप सिंह जी तो अपने आप में ही एक हस्ती हैं, उत्साहवर्धन की जरूरत तो मुझे है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी। और बहुत बहुत खुशी महसूस हुई है, बहुत अंदर से गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज हम आपसे वार्ता कर पाए हैं। और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मिली और बहुत कुछ नया सीखने के लिए भी मिला है साक्षात्कार के द्वारा, क्योंकि आपने जो भी बताया है वो एक सीख के रूप में भी बहुत सारी बातें आपकी सभी के लिए जाती हैं, कि सभी को एक मार्गदर्शन मिलता है कि हमें किस तरीके से सुसंयोजित तरीके से कार्य करना चाहिए और किस तरह से हमें एक साधे सब सधे की तरज पे कार्य करना चाहिए, ना कि सब चारों तरफ हम हाथ पैर मारे और गलत काम कर बैठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया है और पुनः मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वंदिता जी। और आपने जो कीमती शब्द वो समय देने की बात की, तो आपने मेरा कीमती समय आपने अभी सुनाया था, वो क्या नाम है, दुष्यंत कुमार साहब की का मतलब सुनाया था गजल का, कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो मैं तो शब्दाक्षर को ओढ़ता बिछाता हूँ और आप शब्दाक्षर को लेके ही बात कर रही हैं, तो मैंने कीमती समय नहीं दिया, आपने शब्दाक्षर का समय शब्दाक्षर के लिए लिया। और दूसरी बात, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, आप देहरादून में उत्तराखंड में अजय श्री फाउंडेशन के माध्यम से एक बड़ा काम कर रही हैं, साहित्य की सेवा कर रही हैं, साहित्यकारों के काम को आप जो है उजागर कर रही हैं और सार्वजनिक रूप से उनके कामों को ला रही हैं। इसलिए आप और आपका जयश्री फाउंडेशन बहुत बहुत प्रशंसा और सराहना का पात्र है। और जिस तरह से आप एक सेवा, ये भी एक सेवा है, हम लोग सेवा करने वाले हैं, एक श्रेणी है, और आप की श्रेणी है पत्रकार जगत की, जो आप लोग जो है सेवा करने वालों को सामने लाते हैं। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य की सेवा है जो आप कर रही हैं, अजय श्री फाउंडेशन कर रहा है। मैं आपके माध्यम से अपने साथ जुड़े हुए मेरे सभी पदाधिकारियों का स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही साथ जो मेरे मित्र बाहर के जुड़े हैं उनको भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरे जो शब्दाक्षर के सदस्य साथ जुड़े हैं उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूं, और जो लोग जुड़ेंगे इस कार्यक्रम को बाद में देखेंगे उनको भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सबको प्रणाम, आपको भी प्रणाम, अजय श्री फाउंडेशन को प्रणाम। जय शब्दाक्षर, जय हिंदी। अजय श्री फाउंडेशन एक और कार्य कर रहा है सर, वो एक सलाम नाम से एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें कि वैसे समाज सेवियों को हम लोग जोड़ते हैं जो लोग फेसबुक पे या बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है, यानी बहुत छोटे स्तर पे कार्य कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के साथ साथ हम लोग ये श्रृंखला भी चला रहे हैं जो लोग फेसबुक के थ्रू लाइमलाइट पे नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप छोटा सा प्रयास है पात्र हैं। बिल्कुल। और अजय श्री फाउंडेशन के लिए शब्दाक्षर जो भी कर सकेगा हर समय आपके काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, स्वागत है, धन्यवाद। मैं विजयश्री वंदिता, आजेशी टाइम्स रेडियो से लाइव अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और पुनः एक नई सीरीज, नए श्रृंखला के साथ किसी न किसी ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ आप लोगों को मिलवाने के लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आभार।